Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to our channel NCERT शिक्षक. I am प्रभावी मिश्रा. हम लोगों ने पिछली क्लास में ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज डिटेल में बहुत अच्छे से समझा था. आज हम उसी चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. Question number 1 is answer the following questions. First part is which are the two main climatic factors for soil formation? आपने कई सारे फैक्टर्स पढ़े थे है ना, उसमें से दो मेजर फैक्टर थे, एक था क्लाइमेटिक फैक्टर और एक नेचर ऑफ पेरेंट रॉक. तो इसमें क्वेश्चन में क्लाइमेटिक फैक्टर्स पूछा है, ठीक है. तो आप लिखेंगे द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स फॉर सॉइल फॉर्मेशन आर, और फिर उसके नीचे आप फैक्टर्स के नेम्स लिखेंगे, दैट इज टेम्परेचर एंड रेनफॉल. कौन कौन से फैक्टर्स थे? टेम्परेचर एंड रेनफॉल, ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 2 है राइट एनी टू रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे. आजकल लैंड डिग्रेडेशन के क्या दो रीजन है मेन, वो आपको लिखने हैं. आंसर इज टू रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन आर, फर्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन. और डिफॉरेस्टेशन किस लिए हो रहा है? अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सारी चीजों के लिए है ना. इंडस्ट्रीज का कंस्ट्रक्शन, हमारे घर वगैरह बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए. तो पहला जो रीजन है वो है डिफॉरेस्टेशन, और जो सेकेंड रीजन है दैट इज ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. इनके ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का ओवर यूज होता है, इसकी वजह से जो लैंड है वो डिग्रेड होता जा रहा है और कई सारी बीमारियां भी, घातक बीमारियां भी इससे पैदा हो जाती हैं. क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है व्हाई इज लैंड कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स. लैंड को इम्पोर्टेंट रिसोर्स क्यों माना जाता है? आंसर इज land is considered as an important resource as it provides habitation to a wide variety of flora and fauna. हम जितने भी लोग हैं, हम सारे लोग या एनिमल्स या जितने भी प्लांट की वेराइटीज हैं, वो सब कहाँ रह रही हैं? लैंड पर ना. तो हम लोगों के हैबिटेशन के लिए ये लैंड जो है वो हैबिटेशन प्रोवाइड कराता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेस, और कई सारे पर्पस के लिए भी लैंड का यूज किया जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर. हम लोग को खाना कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से. एग्रीकल्चर कहाँ पे होती है? लैंड पे. फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स एंड सेटिंग अप इंडस्ट्रीज, ये सारा काम कहाँ होता है? लैंड पर होता है. इसीलिए लैंड एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स है. अब देखिए फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा है नेम एनी टू स्टेप्स that government has taken to conserve plants and animals. गवर्नमेंट ने कौन से दो स्टेप्स लिए हैं प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए? द आंसर इज द टू सिग्निफिकेंट स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स आर. पहला क्या है? एस्टेब्लिशिंग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स. ये गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है ना. और सेकेंड इज कंडक्टेड मैनी अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव. आप यहाँ पे इसकी जगह अगर आपको नहीं याद रहना तो आप ये भी लिख सकते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, या फिर लॉन्च्ड प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973. तो आप कोई भी, मैंने बहुत सारे स्टेप्स लिखवाए थे आपको, आप कोई भी दो स्टेप्स लिख सकते हैं. फिफ्थ पार्ट है सजेस्ट 3 ways टू कंजर्व वाटर. वाटर को कंजर्व करने के लिए आपको 3 ways बताने, मैंने 4 ways बता दिए हैं. आपको जो भी 3 सही लगे आप लिख सकते हैं. फर्स्ट इज डू नॉट लेट द वाटर रन वाइल शेविंग और ब्रशिंग टीथ. जब भी हम ब्रश करते हैं या लोग शेव करते हैं तो उस टाइम टैप को ऑन रखते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा वाटर वेस्ट होता है. जब ब्रश कर रहे होते हैं उस टाइम टैप को क्लोज कर देना चाहिए, ठीक है. सेकेंड इज रिपेयरिंग लीकिंग पाइप्स एंड टैप्स. मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते टाइम बताया था ना कि जिससे ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर लीक होता रहता है ना. हम लोग को लगता है इसमें कितना पानी वेस्ट हो जाएगा, लेकिन उससे एक साल में लगभग 1200 लीटर पानी वेस्ट हो जाता है एक टैप से. तो
आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा पानी वेस्ट हो जाता है। थर्ड इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मेथड है वाटर को कंजर्व करने के लिए, और ये उन जगहों पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है जहां पे वाटर की कमी है। यूज ऑफ मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन लाइक ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम, ये मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते टाइम बताया था। और बाकी अगर आप ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप साइंस में चैप्टर नंबर 1 क्रॉप वाला पढ़िए, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। क्वेश्चन नंबर 2 इज टिक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। इनमें से कौन सा सॉइल फॉर्मेशन का फैक्टर नहीं है? टाइम बिल्कुल है, ये सॉइल फॉर्मेशन का फैक्टर है, अफेक्ट करता है। ऑर्गेनिक मैटर भी है। सॉइल टेक्सचर ये फैक्टर नहीं है ना, ये तो एक कैरेक्टरिस्टिक है सॉइल की, ये फैक्टर नहीं है, तो ऑप्शन बी टिक करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप्स। यानी बहुत ही ज्यादा जो ढलान होती है वहां पे सॉइल इरोजन को रोकने के लिए क्या करते हैं? शेल्टर बेड्स नहीं, शेल्टर बेड्स कोस्टल या फिर ड्राई एरियाज में यूज किए जाते हैं ना, पेड़ कतार में लगा करके। मल्चिंग नहीं, मल्चिंग तो मैंने बताया था जो कमर्शियल लेवल पर फ्रूट क्रॉप्स या वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए मल्चिंग का यूज करते हैं। उसमें क्या करते हैं? कोई भी ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, ड्राई ग्रासेस, इनको बिछा देते हैं जहां जहां प्लांट्स लगे होते हैं, उसके अलावा जो भी जमीन खाली होती है वहां पे। इससे क्या होता है? ये मॉइस्चर को रोके रखते हैं, मॉइस्चर कंजर्व रखते हैं सॉइल में, तो मल्चिंग भी नहीं होगा। टेरेस कल्टीवेशन, यस, टेरेस कल्टीवेशन, सीढ़ीदार खेती। सीढ़ीदार खेत माउंटेन एरियाज पे या हिल एरियाज पे बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। मैंने चैप्टर में आपको टेरेस कल्टीवेशन, कॉन्टूर बैरियर्स और कॉन्टूर प्लाइंग ये सब बहुत अच्छे से समझाया है और इनके बीच में डिफरेंस भी बताया है। तो अगर आपने अभी तक फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां जाकर समझ लीजिए, और ये बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, डिफरेंस भी बताए हैं। थर्ड पार्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इनमें से कौन सा नेचर को कंजर्व करने में हेल्प नहीं करता है? स्विच ऑफ द बल्ब व्हेन नॉट इन यूज, ये बिल्कुल करता है। अगर हम बल्ब को स्विच ऑफ कर देंगे जब वो उसका काम नहीं है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व करेगा, और इलेक्ट्रिसिटी किससे बनती है? वाटर से, है ना। क्लोज द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग, बिल्कुल ये वाटर को कंजर्व करता है। डिस्पोज पॉलीपैक्स आफ्टर शॉपिंग, मीन्स वो जो पॉलीथीन वगैरह वाले बैग्स होते हैं उन्हें शॉपिंग के बाद डिस्पोज कर देना, तुरंत फेंक देना, नो, बस इसी को ही हमें टिक करना है। आपको पता ही है कि पॉलीथीन मैंने आपको साइंस में चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक पढ़ाते टाइम अच्छे से बताया है कि ये प्लास्टिक होती है या ये जो पॉलीथीन होती है इसका डिस्पोजल जल्दी नहीं होता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये सेवरल ईयर्स ले लेता है ना। तो इसका हमें रिड्यूस करना चाहिए, इसको कम से कम यूज करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए और रिसाइकल करना चाहिए। तो इनको ये जो पॉलीथीन बैग्स हैं इनका हम रीयूज कर सकते हैं ना, तो तुरंत क्यों हम डिस्पोज कर दें, इनका रीयूज करें। क्वेश्चन नंबर 3 इज मैच द फॉलोइंग। आपको मैच कराना है, ऐसे ही सामने सामने मैच कराइएगा। फर्स्ट इज लैंड यूज। लैंड यूज का मतलब क्या होता है? इसे मैच कराएंगे सी से, प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड, लैंड का प्रोडक्टिव तरीके से अच्छी चीज में यूज करना। सेकेंड इज ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? ये मैंने साइंस के चैप्टर 1 में भी समझाया है और ये वाला भी चैप्टर पढ़ाते टाइम आपको समझाया है। ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिटेड ऑन टॉप सॉइल, सॉइल के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है ऑर्गेनिक मैटर की, वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है, वो डार्क कलर की लेयर होती है, वही ह्यूमस होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर की डेड एंड डिके होने से बनती है और ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है। रॉक डैम्स, रॉक डैम्स को ए से मैच कराएंगे, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। कैसे? एक के ऊपर एक रॉक को पाइल अप कर देने से वो क्या करता है?
जो वाटर का फ्लो है उसको कम कर देता है। वाटर फ्लो कम हो जाने की वजह से वो अपने साथ मिट्टी को बहाकर नहीं ले जा पाता है, तो सॉइल इरोजन प्रिवेंट कर सकते हैं रॉक डैम से। ठीक है, नेक्स्ट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मैंने बताया था जहां भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, दैट इज बायोस्फीयर। नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन लिथोस्फीयर मीन्स टेरेस्ट्रियल एरिया, लैंड एरिया जो भी है, हाइड्रोस्फीयर जहां भी वाटर एरिया है उसमें जो भी एनिमल्स जीव जंतु रहते हैं, और एटमॉस्फेयर यानी एयर में जो भी बर्ड्स इंसेक्ट ये सब रहते हैं। तो ये जहां भी लाइफ एग्जिस्ट करती है वो सब बायोस्फीयर के अंतर्गत आता है। आपके में पॉइंट ई दिया हुआ है कॉन्टूर प्लॉइंग, इसके लिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, नहीं दिया हुआ है। और ये तो मैंने चैप्टर पढ़ाते टाइम बहुत अच्छे से समझाया था कि कॉन्टूर प्लॉइंग क्या होता है, और मैंने आपको डिफरेंस भी बताए थे कॉन्टूर, बैरियर और टेरेस फार्मिंग में। तो कॉन्टूर प्लॉइंग में जो कर्व्स होते हैं, कर्व के पैरेलल ही कुछ रिजेस एंड फरोज बना दी जाती हैं उस एरिया को प्लाउ करके। वो वहां पे कुछ रिजेस एंड फरोज बना दी जाती हैं जो कि वाटर का जो ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट है उसे स्लो डाउन कर देती है, और उससे सॉइल इरोजन भी प्रिवेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू या फॉल्स बताना है, और साथ ही साथ जो ट्रू है उनमें आपको रीजन भी देना है कि ये क्यों ट्रू है। ठीक है, फर्स्ट इज गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन। यस, ये ट्रू है ना। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन एरिया है वो ओवर पॉपुलेटेड है। ऐसा क्यों है? अब याद करिए, मैंने आपको चैप्टर में लिखवाया था, ट्रू तो मैंने लिखवा दिया, रीजन मैंने लिखवाया था चैप्टर पढ़ाते टाइम, आप चाहें तो अभी लिख लीजिए। गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन बिकॉज प्लेन एरिया, PLAIN प्लेन, प्लेन मीन्स मैदानी एरिया, ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, है ना। ये एग्रीकल्चर के लिए मैदानी क्षेत्र बहुत अच्छा होता है। तो आपको पता ही है कि जो मैदानी एरिया होता है वो एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट होता है। आपको वही रीजन लिख देना है, मैंने चैप्टर पढ़ाते टाइम भी लिखवाया था। सेकेंड इज वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग। वाटर की अवेलेबिलिटी पर पर्सन डिक्लाइन हो रही है इंडिया में। ट्रू। क्यों डिक्लाइन हो रही है? बिकॉज, इसका भी रीजन मैंने चैप्टर पढ़ाते टाइम लिखवाया था, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं बोल दे रही हूँ फिर से। बिकॉज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड्स लीड्स टू शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। बिकॉज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड्स लीड्स टू शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, बस आपको इतना लिखना है। थर्ड इज rows of trees planted in the coastal areas to check the wind movement is called intercropping. No, ये false है। जो कोस्टल एरियाज में या फिर ड्राई रीजन्स में जो कतार में ट्रीज को प्लांट किया जाता है जो कि विंड मूवमेंट को भी रिड्यूस करते हैं, तो वो उसे क्या कहते हैं? शेल्टर बेल्ट, है ना, उसे शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं, इंटरक्रॉपिंग नहीं कहते हैं। ये फॉल्स है। अब जब फॉल्स है तो आपको इसका रीजन भी नहीं देना है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसको कहते क्या है। ठीक है। फोर्थ इज ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड चेंजेस ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम। नो, ये भी फॉल्स है। ह्यूमन इंटरफेरेंस से इकोसिस्टम का बैलेंस मेंटेन नहीं होता है, बल्कि जब ह्यूमन बीइंग बहुत ज्यादा इंटरफेयर करता है तो वो इकोसिस्टम में डिक्लाइन होने लगता है ना। हम लोग के इंटरफेरेंस की वजह से तो इतने सारे इकोसिस्टम तबाह हो गए, कई सारे प्लांट्स कट गए, कई लोगों के, कई जानवरों के घर छिन गए, है ना। तो उससे इकोसिस्टम मेंटेन नहीं होता है, तो ये फॉल्स है, इसीलिए आपको रीजन भी नहीं देना है। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। हमने सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लिए हैं और चैप्टर भी अच्छे से समझ लिया है। लेकिन फिर भी आपको अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करिए
और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।